चलिए बच्चा लोग, तो आपका स्वागत है बड़े जी के लाइव क्लास में राजीव रंजन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पहला किडनी फेलियर। ठीक है, उसके बाद किडनी फेलियर के बाद हम लोग देखेंगे किडनी हेमोडायलिसिस। तो पहले तो बात करते हैं किडनी फेलियर का कि हमारा किडनी फेल काहे हुआ। ठीक है, या किडनी फेलियर से हमारा मतलब क्या है आखिर किस परीक्षा में बैठा कि ये फेल कर गया, ये समझेंगे हम लोग। और कौन टीचर से पढ़ावे कि पास कर जाए, ये दो चीज हमको समझना होगा। ठीक है, तो ये जो फेल किया है वो परीक्षा में फेल किया है नहीं, किडनी फेल करेगा अपने काम में, अपने फंक्शन में। ठीक है, तो पहले किडनी के फंक्शन को अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि किडनी का फंक्शन क्या क्या था। 4 फंक्शन हम लोग पढ़े थे ना कि 4 फंक्शन है किडनी का। वो चारों काम अब किडनी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, फेलियर का दोनों मतलब होता है, एकदम से उस काम को बंद कर दे 100% या उस काम का एफिशिएंसी कम हो जाए। ठीक है, डन। जैसे इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ब्लड से बाहर निकालना और यूरिन बनाना। अगर ये फिल्ट्रेशन सही से नहीं कर पाएगा तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा और हमारे ब्लड में वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे मेन, सबसे अहम, सबसे टॉप वाला नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? रिप्लाई, यूरिया। हम लोगों में यूरिया है, स्वेच्छा करेक्ट है। ठीक है, हम लोगों में नाइट्रोजनस वेस्ट, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया। इस यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा। किसमें बढ़ने लगेगा? हमारे ब्लड में। क्लियर, यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा ब्लड में। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमैट्यूरिया। ठीक है, हीमैट्यूरिया। क्लियर, हीमैट्यूरिया यानी कि ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाना। ये एक इंडिकेशन है कि भाई आपके ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है। और वो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा। तो जब ब्लड का चेक करवाएंगे उसमें हीमैट्यूरिया निकल गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया कि आपका किडनी फेल होने वाला है, टिश्यू करवाइए उसको। ठीक है, चलिए दूसरा चीज, इसका काम होता है, अभी और बाकी है बेटा, इसका काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन। तो अगर यूरिन का अमाउंट रेगुलेट नहीं हो पा रहा, यानी जितना यूरिन डिस्चार्ज करना था उतना यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे क्योंकि फिल्ट्रेशन ही कम हो रहा है, तो यूरिन बनेगा कहां से? और बनेगा भी तो यूरिन का अमाउंट काफी कम हो जाएगा और यूरिन का डिस्चार्ज भी पेनफुल होता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस किडनी फेलियर का इंडिकेशन है। क्लियर, चलिए इसके बाद पीएच बैलेंस भी हमारे बॉडी का नहीं हो पाएगा क्योंकि किडनी का एक काम क्या है? हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस करना। और बॉडी का पीएच थोड़ा भी ऊपर या थोड़ा भी नीचे हो गया, हाँ साल्ट को भी कंट्रोल करना, ऑस्मो रेगुलेशन भी करना। ठीक है, पहले पीएच का बात कर लेने दो। तो पीएच को बैलेंस करना, अगर पीएच हमारा थोड़ा भी ऊपर या नीचे हुआ, ठीक है, तो वैसे इंसान का सडन डेथ हो सकता है। तो किसी का किडनी अगर फेलियर हो रहा है ना तो उसका जो डेथ होता है, मृत्यु होती है उसकी, वो पीएच गड़बड़ा जाने की वजह से। ठीक है, क्लियर। चलिए ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी में वाटर के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है ये। तो अगर वाटर का लेवल सही से मेंटेन नहीं किया जाए, ठीक है, तो हमारे बॉडी से साल्ट नहीं निकल पाता। जब बॉडी से साल्ट नहीं निकल पाता तो साल्ट का एक्यूमुलेशन बॉडी में होने लगता है। जब साल्ट का मात्रा बॉडी में बढ़ने लगता है ना तो हमारा बॉडी कुछ एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करके रखना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो वाटर का एक्यूमुलेशन दिखना शुरू होता है हमारे पांव से। तो सबसे पहले वैसे लोगों का पांव, पांव क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जो बोलते हैं पैर में स्वेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ वही लोअर लिम्ब। ठीक है, नीचे का पांव स्वेल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये गाल वाल स्वेल होना शुरू हो जाता है, इधर का पार्ट स्वेल होना शुरू हो जाता है, ज्वाइंट स्वेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वैसे में शुरू में देखते हैं ना तो लगता है कि यार तेरी क्या बात है भाई, मोटा रहे हो। ठीक है, तो वैसे जो भाई है ना वो मोटा नहीं रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किडनी फेलियर का शिकार हो रहा है।
तब मोटा रहा है कि किडनी फेलियर का शिकार हो रहा है, कैसे पहचानेंगे भाई? तो जो वास्तव में मोटा हो रहा होता है, शरीर उसका खिल रहा है खाने पीने की वजह से, तो कितना भी मोटा हो जाए उसको ऐसे आप दबाइएगा ना, पुश कीजिएगा और छोड़ने के बाद अपने शेप में तुरंत आ जाता है। ठीक है। और अगर किडनी फेलियर की वजह से, वाटर एक्यूमुलेट होने की वजह से, साल्ट जमा होने की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, तो जहां पे मोटा हो रहा है तो दबाइएगा तो वो दबने रह जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो अपने शेप में वापस आएगा। ठीक है। इस प्रकार का कंडीशन दिखना शुरू हो जाए तो तुरंत KFT करवा लेना चाहिए। KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। ये करवाने से पता चलेगा किडनी हमारा कितना सही से काम कर रहा है। ठीक है। चलिए, ये सब हो गया सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स। अब बात करते हैं क्या क्या कारण हो सकता है किडनी फेलियर का। किडनी हमारा फेल होता है तो किन वजहों से? इसमें सबसे टॉप पे है इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है किडनी में। क्लियर? हाँ, ऐसा थायराइड में भी होता है कृतिका, कि हमारा बॉडी स्वेल करने लगता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। क्या बोले उसका, क्या करवाना चाहिए? KFT। ठीक है। तो बॉडी स्वेल करने के बावजूद जब KFT करवाएंगे तो बुझा जाएगा कि भाई ये किडनी फेलियर नहीं था, ये दूसरा चीज था। ठीक है। फिर क्या बोले थे आपको कि ब्लड टेस्ट करवाना है, हेमेटूरिया निकलेगा। हेमेटूरिया ना निकलती क्या निकल जाएगा आपका? थायराइड। समझे? तो ब्लड टेस्ट से ये सब टिश्यू फिर पता चलता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बोलते हैं कि सर ज्वाइंट पेन हो सकता है यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से। अब तुम बोलो कि सर परसों खेलते खेलते गिर गए थे ना, तब वो ज्वाइंट पेन हो रहा था। तो अलग कारण हो सकता है जी, हम किसी और का बात कर रहे हैं, किसी और का बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो हम आते हैं किडनी फेलियर का कारण। किडनी फेलियर का कारण हो सकता है पहला इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो सकता है या फिर किसी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हुए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचा और किडनी तक पहुंच जाए तो हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है। ठीक है। इलाज करवा लेंगे, अगर बैक्टीरिया हो रहा है तो एंटीबायोटिक खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। यानी कि अगर इन्फेक्शन के कारण किडनी फेलियर होने का चांस है तो इसका ट्रीटमेंट है। इंजरी की वजह से कभी खतरनाक टाइप से चोट लग जाए, पंच लग जाए, घूसा लग जाए, लात लग जाए, गिर जाए, वैसा कि किडनी हमारा गड़बड़ा जाए। ठीक है। तो उसमें किडनी हमारा डैमेज होने का चांस। डायबिटीज और एक्सट्रीम बीपी, वेरी गुड विद दिस, है ना। हाई बीपी है तो उससे भी देखिए, हाई बीपी से कैसे होता है समझते हैं। हम लोग नेफ्रॉन का स्टडी कर रहे थे तो वहां पे देखे थे कि ग्लोमेरुलस में बहुत अधिक प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर, जिसके कारण वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाता है। ठीक है। जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उसके ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जिसका ब्लड प्रेशर पहले ही से हाई है उसका कितना हाई हो जाएगा? बहुत अधिक हाई हो जाएगा ना। बहुत अधिक हाई प्रेशर होने की वजह से उसका ग्लोमेरुलस रप्चर कर जाता है, फट जाता है। ठीक है। और ग्लोमेरुलस ही रप्चर कर गया, फट गया, तो फिर वो ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पाएगा। डायबिटीज में भी ऐसा होता है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट कंट्रोल न किया जाए तो किडनी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो जिनको भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको अपना डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्यूरेबल डिजीज नहीं है। डायबिटीज और बीपी का इलाज नहीं है। क्यूरेबल का मतलब क्या? उसका इलाज है। ये दोनों है नॉन क्यूरेबल डिजीज, यानी कि इसका इलाज नहीं है। दवाई जो खाते हैं हम लोग वो डायबिटीज या बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए है। ठीक है। तो उसको कंट्रोल में रखे रहना चाहिए, नहीं तो ये था किडनियों फेल कर जाएगा। समझे बात? एक और कारण होता है पानी कम पीना। पानी कम पीने से भी हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो पानी भरपूर मात्रा में पीते रहना चाहिए ताकि हमारा किडनी सही से काम करता रहे। ठीक है। बहुत सारा दवाई होता है, खास करके क्या बोलते हैं उसको, एनाल्जेसिक, यानी कि पेन किलर्स। ठीक है। एनाल्जेसिक या पेन किलर दवा ये हमारे किडनी पे इफेक्ट करता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। और अगर ज्यादा अमाउंट में उसी का इस्तेमाल करने लगे तो ये जो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करते करते हैं ना, यही इफेक्ट एक बड़ा इफेक्ट हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे कहानी में कि अगर एक पत्थर का कुआं हो, उस पत्थर के कुएं पे भी एक कॉटन या प्लास्टिक के रस्से से निशान पड़ जाता है। ठीक है।
वैसे ही थोड़ा सा इफेक्ट वो करता है, लेकिन लगातार हम लोग बेमतलब का इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट करते हैं, हमारा किडनी डैमेज हो सकता है। चलिए यहाँ तक, चलिए क्लियर। अब आगे समझते हैं कि किडनी अगर हमारा फेल हो ही गया है, चाहे जिस कारणवश हुआ, तब क्या करना होगा हमको, क्या उपाय है उसका। ठीक है, तो किडनी फेलियर का दो इलाज। पहला इलाज होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा इलाज होता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, पहला इलाज क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को ट्रांसप्लांट कर देना। व्हाट डज इट मीन? ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हुआ? एनीवन? किसी एक का ऑर्गन निकाल के किसी दूसरे को लगा देना। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। किडनी निकाल के लगा दिया दूसरे में तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, लीवर निकाल के लगा दिया लीवर का ट्रांसप्लांटेशन, लंग्स लगा दिया तो लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट लगा दिया तो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो पहला एक तरीका हो सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जिसका किडनी फेल हो गया है उसकी किडनी को निकालिए और उसकी जगह पे किसी दूसरे का किडनी लगा दीजिए। लेकिन किसी दूसरे का लगा देना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, हाँ, एक किडनी भी रहेगा तो ही इंसान काम कर सकता है। ठीक है, बस यही होगा कि उसका वर्किंग एफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे दो किडनी जितना काम कर रहा था वो सारा काम एक ही को करना पड़ेगा ना, और जब एक ही को करना पड़ेगा तो वर्कलोड उसका बढ़ जाएगा। तो उसके वर्कलोड को कम करने के लिए अपने डाइट को हम लोग सुधार लेंगे। वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को फिल्टर करता है, तो हम लोग ऐसा खाना खाएं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्रोटीन खाने से, तो प्रोटीन अपने डाइट में कम कर लेने से नाइट्रोजिनस वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। जितना अधिक हम लोग काम करेंगे उतना अधिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारा बॉडी करेगा और उतना ही अधिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वैसे लोगों का फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा जो एक किडनी पे जिंदा है। ठीक है, लेकिन जिंदा रह सकता है आराम से। मरा हुआ आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोई आदमी अगर डेड हुआ है, मरा है, तो आधे घंटे के अंदर उसका हार्ट निकाल लेना है। ठीक है, आधा घंटा से ज्यादा देर हो गया तो उसका हार्ट कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, आंख आंख को फिर निकाला जा सकता है, सबका अलग अलग ड्यूरेशन। आंख को निकाल सकते हैं 4 से 5 घंटे के अंदर। ठीक है, मर गया है तो 4 से 5 घंटे के अंदर उसका आंख निकाला जा सकता है। किडनी भी ऐसे निकाल सकते हैं उसका 3 घंटे के अंदर। ठीक है, सबसे कम ड्यूरेशन हार्ट का ही होता है, आधा घंटा। बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो 4 से 5 घंटे के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं और वो काम करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना डिफरेंट ऑर्गन डोनेट करते हैं, जहां वो जब मर जाएंगे तो मेरा ये सब दूसरा को दान कर देना। बहुत लोग अपना आंख डोनेट करता है, बहुत लोग अपना और भी किडनी डोनेट करता है, कोई लिवर डोनेट करता है। ठीक है, सबसे लंबा ड्यूरेशन तक हमारा आई रह सकता है क्योंकि आई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, चलिए ये सब डिस्कशन बाद में, पहले अपने टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं। अगर डिस्कशन का मौका आपको मिलेगा, पहले अपना टॉपिक फिनिश कर लिया जाए उसके बाद। तो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन का बात कर रहे थे कि किडनी निकाल करके, किसी हेल्दी पर्सन का किडनी निकाल के किसी डिजीज पर्सन के किडनी की जगह पे लगा देना, ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगा। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान नहीं है क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के लिए दोनों पर्सन का, पेशेंट का और डोनर का, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, दोनों का एंटीजेंस, हमारे बॉडी में एंटीजेंस पाया जाता है। ठीक है, वो बहुत हद तक मैच करना चाहिए, अप टू 60% मैच होना चाहिए, तभी हम लोग वो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और ये मैचिंग किसी अननोन पर्सन के साथ हमारा होने का चांस बेहद कम होता है। ठीक है, ये मैच होता है हमारे क्लोज रिलेटिव के साथ। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई कुत्ता, बंदर, बिलाय, हाथी किसी का निकाल के लगा दो, या फिर कोई भी चलता फिरता आदमी उसका शिकार करके उसका किडनी लगा दिए, ये भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, यहाँ रोड पे चल रहा था कोई आदमी और रात में निकले हैं गन लेकर के शिकार कर दिए और उसका किडनी निकाल के जिसको चाहिए हमारे फैमिली मेंबर में लगा दिए, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो भी अलाउड नहीं है। कोई लिखे थे फैमिली मेंबर, हाँ, तो फैमिली मेंबर ही होना चाहिए हमारा डोनर। क्लियर? तो अगर किसी भी फैमिली मेंबर, सपोज कि हमारा खराब हो गया, हम भाई कर लेते हैं या फिर पापा कर लेते हैं, मम्मी कर लेते हैं, तो फिर दोनों तो एक एक किडनी पे काम करेंगे।
तो काहे बाट एक एक किडनी पे दोनों काम करें भाई, इससे बेहतर है कि अपने किडनी को सुरक्षित ही रखा जाए। ठीक है, डन। चलिए इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर होता ही रहता है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो करवाने के बाद एक और प्रिकॉशन बढ़ता जाता है कि जब किडनी दूसरे का किडनी लगाते हैं ना, तो पेशेंट के बॉडी का जो WBC है वो उस किडनी को अपना नहीं मानता। ठीक है, हमारा WBC अपने सेल को पहचानता है कि ये हमारा किडनी है, ये हमारा लीवर, ये हमारा स्किन है, ये हमारा सब कुछ। ठीक है, और अगर दूसरा किडनी आ जाता है तो उसको अपना वो नहीं मानता। तो दूसरे किडनी के रिजेक्ट होने के पीछे हमारा बॉडी का WBC भी एक अहम रोल निभाता है। वो क्या करता है ना, तो उस नए ट्रांसप्लांटेड किडनी को दूसरा फॉरेन पार्टिकल मानता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको किल करना शुरू कर देता है, और ये भी एक किडनी फेलियर का कारण होता है। कौन सा किडनी फेलियर? नया वाला ट्रांसप्लांटेशन फेलियर बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन फेलियर का कारण हमारे बॉडी का WBC है, क्योंकि वो WBC हमारे बॉडी के हर सेल को पहचानता है, और इस चक्कर में वो नए किडनी को नहीं पहचान पाता और उसको मारना शुरू कर देता है। ठीक है, डन यहाँ तक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसको एक तरह का दवाई देते हैं इसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। कौन सा दवाई, नाम पता है कि नहीं को? इम्यूनो सप्रेशन ड्रग। वेरी करेक्ट, इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स। ठीक है, नाम से ही लग रहा है क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, तब ऐसे लोग जिनका ट्रांसप्लांटेशन किया गया है उनको इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स देते हैं, केमिकल्स देते हैं, दवाई देते हैं। इससे क्या होता है, तो उनका WBC कम फंक्शनल हो जाता है, अब फाइट वाइट नहीं करता, वो हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन भी नहीं करता। ठीक है, तो वैसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको काफी सुरक्षा प्रदान करके रखना चाहिए, IC वगैरह में सुरक्षा जाता है। डन यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम आते हैं फाइनल टॉपिक के ऊपर जो हमको पढ़ना है थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वो है हीमोडायलाइसिस। ठीक है, हीमोडायलाइसिस। ठीक है, हीमोडायलाइसिस में क्या पढ़ना है, ये देखना है कि हीमोडायलाइसिस करते कैसे हैं, समझे? तो हीमोडायलाइसिस करने के लिए जिस यूनिट का, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हीमोडायलाइजर। ठीक है, और ये है हीमोडायलाइजर का बेसिक प्रिंसिपल जो हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या आर्टिफिशियल किडनी। क्लियर, इसका नाम क्या है, डायलाइजर। ये डायलाइजर मशीन, इसको हीमोडायलाइजर भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ये एक पाउच के जैसा, एक कंटेनर के जैसा हो सकता है। इसके अंदर एक ट्यूब होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब होता है। ये ट्यूब किसका बना हुआ होता है पता है तुमको? ये जो अंदर में ट्यूब बना है ये किसका बना हुआ है बेटा, एनीवन? सेलोफैन का बना हुआ है। ठीक है, सेलोफैन एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है जो किस नेचर का होता है, ये होता है सेमी परमेबल नेचर का। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड। इस लिक्विड का नाम कौन सी है, डायलाइसेट। इस लिक्विड का नाम है डायलाइसेट। ठीक है, इस डायलाइसेट का नेचर या कंपोजिशन कैसा होता है, डायलाइसेट का कंपोजिशन कैसा होता है पता है आपको? इट इज होमोजीनस। ठीक है, होमोजीनस टू ब्लड प्लाज्मा। किसके जैसा है ये, ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है। होमोजेनस का मतलब एकदम सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते
बाकी जो कंपोजिशन हमारे ब्लड प्लाज्मा का है सेम टू सेम कंपोजिशन इस डाइल एसिड का होता है, यानी कि जितना परसेंट वाटर, जितना परसेंट ग्लूकोज, जितना परसेंट कैल्शियम, जितना परसेंट मैग्नीशियम, जितना परसेंट फास्फोरस, जितना परसेंट H प्लस, जितना परसेंट ये, जितना परसेंट वो, हर चीज का कंसंट्रेशन हमको पता है हमारे ब्लड का। ठीक है, तो हर चीज उसी हिसाब से क्या करते हैं, बस एक चीज उसमें नहीं लेते और वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब इसमें नहीं लिया जाता डायलिसिस में। क्लियर है यहाँ तक? ये एकदम से बेसिक डिजाइन है। बेसिक डिजाइन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको इस प्रकार का डायलाइजर मशीन दिखेगा। ठीक है, डायलाइजर मशीन फंक्शन की सतह पे करता है, वो बेसिक डिजाइन से हम लोग समझ पाते हैं। क्या होना चाहिए, एक कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर एक ट्यूब होना चाहिए, वो कंटेनर भरा होना चाहिए डायलाइसिड से। ये एकदम से बेसिक कंडीशन है। ठीक है, अब करना क्या है फिल्ट्रेशन के लिए, तो जो पेशेंट है उस पेशेंट का इम्प्योर ब्लड इससे होकर के हम फ्लो करवाएंगे। ठीक है, यहां से यहां तक जब फ्लो होकर के पहुंचेगा, इसी बीच में वो फिल्टर हो जाएगा। अब फिल्टर होकर जो प्योर ब्लड है इस तरह से बाहर निकलेगा, उसको पेशेंट के बॉडी में डाल देना है। ठीक है, डन? यहां तक यह काम करना है उनको। अब इसके लिए ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हाँ पेशेंट का सारा ब्लड निकाले। कितना ब्लड है जी, तो 5 लीटर ब्लड निकाल के ठो कंटेनर में रख लिए हैं, और ऐसा कीजिए सर आप जाइए, आपका ब्लडवा हम साफ करके बाद में भेजा देंगे आपका घर। ऐसा कर सकते हैं क्या कि किसी का ब्लड निकाल के रख लिए हैं कि आपका ब्लड हम डायलाइज करेंगे और बाद में आपका घर भेजा देंगे, चाहे आके कल ही लीजिएगा? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो बेचारा वो लटक जाएगा वहीं पे। यानी कि जिसको डायलिसिस करवाना है उस पेशेंट को खुद जाना होगा। ठीक है, और जब तक डायलिसिस होता है वहीं पे उसको रहना होगा। ठीक है, समझे यहां तक? चलिए, वो पेशेंट गया है डायलिसिस करवाने के लिए, तो उसकी बॉडी से अगर ब्लड निकाला जा रहा है तो वो कंटिन्यूअसली ब्लड निकलते रहेगा, और वो कंटिन्यूअसली वो ब्लड उसके बॉडी में आते रहेगा। निकाल के उसको दे नहीं देना कि लीजिए सर आप इसको फिल्टर करके रखिए, हम आते हैं बाहर से चाय पी करके, यह काम नहीं हो सकता। ठीक है, उसको वहीं पे रहना है और लगातार इसके बॉडी से ब्लड निकलते रहेगा और ये फिल्टर होकर इसके बॉडी में इन होते रहेगा। ठीक है, अब बात ये रहा कि अगर बॉडी से निकाल रहे हैं तो बॉडी में दो प्रकार का ब्लड वेसल्स है, एक तो है आर्टरी, एक तो है वेन। ठीक है, तो ये ब्लडवा निकालेंगे किस, आर्टरी से निकाला जाए कि वेन से निकाला जाए? आर्टरी से निकालेंगे। पता है क्यों निकालेंगे आर्टरी से? आर्टरी से क्यों निकालेंगे बेटा? क्योंकि नहीं, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा है तो तेजी से ब्लड बाहर निकलेगा, और बॉडी में इन करवाएंगे किससे? वेन से, क्योंकि वेन में प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम है तो ब्लड उसके थ्रू अंदर चला जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ तक चलिए, आर्टरी से कनेक्ट किए इसको, ये कनेक्ट होगा किससे? आर्टरी से, और ये जो बाहर निकल रहा है ये कनेक्ट होगा किससे? वेन से कनेक्ट होगा। डन? तो आर्टरी से हमारा हमारा क्या बोल रहे हैं, पेशेंट का ब्लड निकलता है। ठीक है, और इस सेलोफेन वाले ट्यूब से होकर के ऐसे फ्लो होते 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 इधर से वेन में एंटर करके इतना ही देर में उसका फिल्टर हो जाता है। अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है, बस थोड़ा सा होता है, एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ही ब्लड यहां से आगे बढ़ेगा, ठीक है, जितना ग्लूकोज ब्लड में था उतना ही ग्लूकोज डाइलाइसेट में लिए हैं, यानी कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में और डाइलाइसेट में एकदम से बराबर। द नेट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज होगा क्या? नहीं होगा ना। डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करता है, अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है तो उसका मूवमेंट नहीं होगा बेटा। चलिए, अगर बात करते हैं हम लोग कैल्शियम आयन का, तो जितना कैल्शियम हमारे ब्लड में उतना ही कैल्शियम बाहर में, तो कैल्शियम का मूवमेंट नहीं। जितना भी न्यूट्रिएंट का बात कर लें तो हर न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन ब्लड में और डायलाइसेट में बराबर है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट का, यानी कि यूरिया का, यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का, है ना, तो ये सब ब्लड में ज्यादा है और डायलाइसेट में ये नहीं है। ठीक है, ब्लड में ज्यादा है
और डायलासेट में हाइइन है, ठीक है, यानी कि ओनली इन ब्लड, तो वो सभी बाहर निकलने लगेंगे। कुछ यहाँ से बाहर निकलेगा, कुछ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कुछ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये सेलोफेन ट्यूब पार करते करते मोस्ट ऑफ द ब्लड गेट प्यूरिफाइड, ठीक है, ठीक है। और वो प्यूरिफाइड ब्लड वेन के थ्रू उस पेशेंट के बॉडी में आ गया, क्लियर। ये हो गया सिंपल सा प्रिंसिपल डायलिसिस का। तो डायलिसिस किस प्रिंसिपल पे काम करता है बता सकते हैं? डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ऑन विच प्रिंसिपल डायलिसिस वर्क्स? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन में ही होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है और इधर डायलिसेट में कम है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से निकल करके डायलिसेट में आ जाता है, क्लियर, ठीक है। तो मूल रूप से यही चीज था जो आपको पढ़ना था, ठीक है। यही हमारा टॉपिक था, यही हमारा क्लास था। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे।